नमस्कार बच्चों पांचवी कक्षा हिंदी का जो आखिरी पाठ है आपका चुनौती हिमालय की। आज हम इस पाठ की वर्कशीट करने वाले हैं। एनसीईआरटी से ये पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद हमने जो प्रश्नोत्तर है आपकी बुक में पाठ के पीछे वो भी डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए अब बारी है कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की, क्योंकि अगर आप पाठ को देखें तो बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। एक तो पूरा रास्ता ही दिया हुआ है कि किस तरीके से वो जो जोजिला पास है उसको क्रॉस करके अमरनाथ तक जाने की पूरी यात्रा कैसे है, कौन लोग थे, फिर आपको वातावरण इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है वहाँ का। तो कोई भी प्रश्न बन सकता है। ऊपर से चैप्टर आप देखेंगे तो थोड़ा लेंदी भी है। अब जितने भी क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, चाहे वो पार्ट के बीच से हो, चाहे कुछ ग्रामर का पोर्शन हो, सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपकी क्विज की वीडियो आएगी तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्कशीट की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी क्लास की वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसकी और आपको पता लगता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 18 चुनौती हिमालय की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। कुली ने मातायन और अमरनाथ के बीच की दूरी कितनी बताई थी? आपके ऑप्शन हैं 10 मील, 6 मील, 8 मील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूरी उन्होंने 8 मील बताई थी, जो कि बहुत कम लगी थी जवाहरलाल को, लेकिन नेहरू जी को। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल में वो डिस्टेंस कवर की तो उन्हें पता लगा कि इतनी दूरी पहाड़ के ऊपर से चलना कितना कठिन है। नेहरू जी पहाड़ पर चढ़ने से पहले किस अंग में रस्सी बांधकर तैयार हुए? पैरों में, गर्दन में, कमर में या फिर हाथों में? तो गर्दन में तो बांधेंगे तो मर ही जाएंगे। कमर में उन्होंने रस्सी बांध ली थी, एक दूसरे से बंध गए थे वो, ताकि बीच में अगर जैसे कि खाइयाँ वगैरह मिलती है, किसी का पैर फिसल जाए तो बाकी उसको ऊपर खींच सके। अगला प्रश्न है, खाई में गिरने के बाद नेहरू जी को रस्सी कसकर पकड़ने की हिदायत किसने दी? उसके चचेरे भाई ने, किशन ने, कुली ने या फिर सबने मिलकर? तो ये उनके चचेरे भाई ने दी थी ये हिदायत की रस्सी को कसकर पकड़े रखो। नेहरू जी के खाई से बाहर आने के बाद उनके भाई ने किसका शुक्रिया अदा किया? किशन का, कुली का, कौर का, दोनों, इन दोनों का क्या या फिर ईश्वर का? तो गहरी सांस लेते हुए भाई ने कहा था शुक्र है भगवान का, अर्थात कि उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल जी किसके साथ घूमने गए थे? ममेरे भाई के साथ, पत्नी के साथ, चचेरे भाई के साथ, अपने बेटे के साथ? तो वो गए थे अपने चचेरे भाई के साथ, यानी कि चाचा का जो लड़का होता है वो आपका चचेरा भाई होता है। किशन कौन था? गडरिया, लुहार, किसान या फिर कुली? तो किशन एक गडरिया था। ये उसने बताया भी है कि जो भेड़े हैं मेरी, वो मेरी लड़की चरा लेगी कल, लेकिन मैं आपके साथ अमरनाथ जाऊंगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल जी वास्तव में कहाँ घूमने निकले थे? दिल्ली, कश्मीर, मुंबई या फिर असम? तो वो कश्मीर घूमने गए थे। कुल कितने लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे? 2, 4, 3 या फिर 5? तो वो कुल 4 लोग थे, किशन, एक गडरिया, एक जवाहरलाल और एक उनके चचेरे भाई। आगे कुछ सही और गलत के निशान लगाने हैं आपको। जोजिला मातायन की तुलना में अमरनाथ से दूर न था। ऐसा कुछ पाठ में दिया तो नहीं है कि जोजिला से मातायन की डिस्टेंस कितनी है, लेकिन जिस तरीके से पाठ में चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है तो ऐसा लगता है कि जोजिला जो था वो मातायन की तुलना में अमरनाथ से दूर था। क्यों? क्योंकि पहले वो जोजिला पास से होकर मातायन आए थे, मातायन के बाद 8 मील की दूरी पर अमरनाथ था। तो कहने का मतलब है डेफिनेटली जोजिला तो दूर ही होगा मातायन की तुलना में, तो ना था, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी अपने चचेरे भाई, ये आप समझें, जोजिला जो है वो मातायन की तुलना में अमरनाथ से दूर न था, मतलब कि जोजिला पास था। ऐसा नहीं हो सकता, जोजिला से होकर, जोजिला पास जो था उससे होकर वो मातायन आए, मातायन से 8 किलोमीटर दूर अमरनाथ है, आप समझ रहे हैं? तो जोजिला पास तो और ज़्यादा दूर होगा ना, तो इसलिए ये गलत है। नेहरू जी अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर की सैर पर निकले थे, सही है। तिब्बती पठार की हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी, बिल्कुल सही है। पहाड़ पर दिस इज रॉन्ग, हरियाली वहाँ पर थी ही नहीं, बर्फ ही बर्फ था वहाँ पर। उन्होंने कहा भी था कि कोई वनस्पति उनको दिखाई नहीं दे रही है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान नेहरू जी को एक कुली ने लौट जाने का सुझाव दिया। ऐसा पाठ में बिल्कुल हुआ था, जबकि एक कुली ने कहा था कि साहब अब आप लौट चलिए क्योंकि कैंप पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी सही है, लौट चलने का सुझाव उन्होंने दिया था, जो कि उन्होंने नहीं माना था और कहा था कि अब तो मैदान आ गया आगे बर्फ का, उसको तो पार करना आसान ही होगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल का अमरनाथ पहुंचने का सपना पूरा हो गया? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, नहीं हुआ, उन्हें वापस आना पड़ा था, क्योंकि उनके पास जो साधन उनको चाहिए थे, जो चीज़ें औजार उनको चाहिए थी,
बर्फ़ जैसी ऐसी जगहों पर चलने के लिए, वो उनके पास नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उचित शब्दों का चुनाव करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं यहाँ पर। हिमालय, सामान, रास्ता, डग, राह, सपाट, पहाड़ी, अमरनाथ। नेहरू जी खाली जगह जाने के लिए सुबह सवेरे तैयार हो गए, तो कहाँ जाने की बात हो रही थी? अमरनाथ जाने की ही बात हो रही है शुरू से ही। अगला प्रश्न है, पहाड़ी रास्तों पर एक एक खाली जगह भरना भी कठिन है, तो एक एक डग भरना। डग मतलब होता है पैदल चलने में जब आप एक कदम से अगला कदम बढ़ाते हैं उसको डग बोलते हैं। बर्फीले मैदान, दूर से जितना खाली जगह दिख रहा था असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था, तो दूर से जितना सपाट दिख रहा था, पहाड़ को देखिए तो दूर से बिल्कुल ऐसा लगेगा, बिल्कुल ऐसा आप बनाते हैं ड्राइंग में ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप कभी चढ़ के देखेंगे तो आपको पता लगता है कितना उबड़ खाबड़ है, उस पर चलना कितना मुश्किल है। नेहरू जी के पास पहाड़ी खाइयां पार करने का उचित सामान नहीं था। अगला प्रश्न है, लेकिन इन खाली जगह रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया, तो इन पहाड़ी रास्ते जो थे पहाड़ी, उन पर थोड़ी दूर चलना भी मुश्किल हो गया था। खाली जगह की दुर्गम पर्वतमालाएं मुंह उठाए चुनौती दे रही थी, तो ये हिमालय की पर्वतमालाएं थी। हिमालय की जो पर्वतमाला बोलते हैं, बहुत सारे पहाड़ जब होते हैं एक साथ, बहुत सारे पर्वतों को पर्वतमाला कहा जाता है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको चुनौती दे रही है और वो स्वीकार ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा मैं कहती हूँ, एक गद्यांश आपका पठित आता है तो उसकी प्रैक्टिस हर चैप्टर में कर लेनी चाहिए। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा, जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो, फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। प्रश्न है, ऊपर चढ़ने के क्रम में कौन सी परेशानी बढ़ती जा रही थी? तो सांस लेने में दिक्कत जो थी, ये परेशानी बढ़ती जा रही थी, सांस लेने में परेशानी। अगला प्रश्न है, चढ़ते चढ़ते एक कुली को क्या हुआ? तो उसकी नाक से खून बहने लगा, नाक से खून बहने लगा। इस सेकंड का उत्तर है, मैं लिख नहीं रही हूँ अभी। अगला प्रश्न है, नेहरू जी को ऊपर चढ़ते समय कैसा आभास हो रहा था? आभास हो रहा था मतलब कैसा लग रहा था? तो ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। पठित गद्यांश में आप ऊपर से पढ़ के नीचे आंसर्स लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ने का विलोम लिखिए। आगे बढ़ने का विलोम होगा पीछे हटना, आगे का पीछे, बढ़ना हटना, पीछे की तरफ आना। अब कुछ पार्ट से जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है इन पर आते हैं। ये इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो क्विज होने वाली है, ओरल टेस्ट जो होने वाला है, उसमें भी पूछे जा सकते हैं और आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और वैसे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, किशन नेहरू जी के साथ क्या काम किसे देखकर चल पड़ा था? नेहरू जी के साथ क्या काम किसे देखकर चल पड़ा था? सॉरी, देखकर नहीं। किशन नेहरू जी के साथ क्या काम किसे देकर चल पड़ा था? तो उसने जो भेड़ों को चराने का काम था वो अपनी बेटी को देकर चल पड़ा था, कि मेरी बेटी भेड़ें चरा लेंगी को देकर। अगला प्रश्न है, नेहरू जी को बर्फीला मैदान कैसा लग रहा था? नेहरू जी को वो मैदान बिल्कुल सपाट लग रहा था बर्फ का, अगर आप देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में बर्फ जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं होती, अभी अभी गिर रही है तो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है, कभी आपके पैर धंसते हैं उसमें, और कई बार इतनी गहराई तक उसमें अंदर चले जाते हैं कि आपको पता नहीं होता कि कितना गहरे वो जा सकता है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी को खाई से किसने निकाला? ये तीनों ने ही निकाला था कहीं ना कहीं, तीनों की मदद से। उनके भाई ने, चचेरे भाई ने, कुली ने और किशन ने। अगला प्रश्न है, नेहरू जी हमेशा किससे आकर्षित होते थे? ये आपको कहानी के बिल्कुल आखिर में दिया हुआ है, आखिरी लाइन आई थिंक यहीं पर ख़त्म होता है कि जो हिमालय की जो ऊंचाइयां थी उससे वो हमेशा ही आकर्षित होते रहे। तो किससे आकर्षित होते रहे वो? हिमालय की ऊंचाइयों से, क्योंकि वो तब चढ़ नहीं पाए थे, और जैसा कि हमने उनके बारे में देखा कि वो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहते थे, और जो काम लोगों का, ऐसे जो लोग होते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता तो फिर वो हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, आकर्षित होते रहते हैं। जवाहरलाल जोजिला पास से आगे कहाँ तक पहुँच गए थे? ये जिस जगह का जहाँ पर पहुँचे थे उसका नाम था मातायन। चलिए, छठा प्रश्न है, अमरनाथ की गुफा तक उनके साथ चलने को कौन तैयार हुआ? तो उनका भाई किशन और कुली, ये तीनों ही तैयार थे। और कुली, वैसे किशन भी बाद में कुली ही बन गया था, मतलब उनका सामान ले जाने का उसने काम किया। बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह कैसे लग रहे थे?
ये सुबह सुबह जो सूरज की धूप उन पर पड़ रही थी उससे ताज की भांति लग रहे थे, जैसे कि उनके ऊपर कोई जो है पहली किरण जब पड़ती है तो जैसे ताज चमक उठता है, इस तरीके से वो चमक रहे थे। भांति, भांति मतलब तरह, ताज की तरह। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल जी ने अपनी हथेलियाँ कैसे गर्म की? तो उन्होंने की थी आपस में रगड़कर, जैसे आप भी कई बार सर्दियों में करते हैं। और इसका क्या रीज़न है ये आप पढ़ भी चुके हैं अपनी ईवीएस में। किशन गडरिये किस रूप में सहायता करने लगा? क्योंकि वो किशन जो था वो वहीं का था, सभी रास्तों को जानता था, तो वो इनकी बाद में गाइड के रूप में सहायता करने लगा था। गाइड, आप जब कभी जाते हैं आपको रास्ता बताते हैं कैसे जाना है, तो ये इनका गाइड बन गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, अति लघु के बाद अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। जवाहरलाल नेहरू को कौन क्या चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा था? तो उनको दुर्गम पर्वतमालाएं, दुर्गम होता है जहाँ पर जाना कठिन हो, ऐसी पर्वतमालाएं उनको लग रही थी, मालाएं चुनौती देती हुई लग रही थी उन्हें, जैसे कि वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, बुला रही हो चढ़ने के लिए पहाड़ के ऊपर। तिब्बत की बर्फीली हवा असह्य होने पर, असह्य होते इसको आप सहन न कर सके होने के साथ साथ सुखदाई कैसे लग रही थी? बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी और उन्होंने कहा भी है कि ऐसा लग रहा था जैसे शरीर को अंदर तक काट रही हो, अंदर तक महसूस वो उसको कर सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ वो सुखदाई भी थी। कैसे? क्योंकि वो ताजगी और स्फूर्ति ला रही थी। स्फूर्ति जो है वो लाने के कारण वो जो है उनको सुखदाई भी लग रही थी। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के खाई में गिरने पर क्या उनका एकमात्र सहारा थी? तो जो कमर से बंधी रस्सी थी वो उनका एकमात्र सहारा थी, क्योंकि उसी के ही उसी का सहारा लेकर वो ऊपर चढ़ सकते थे। रस्सी। अगला प्रश्न है, नवयुवक कुली ने उन्हें क्या बताया? वो उन्हें बताते हैं कि बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे क्या है? अमरनाथ की गुफाएं हैं। ये उन्हें अमरनाथ, ये शुरू में ही उन्होंने बता दिया था, आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, ये अमरनाथ की गुफाएं हैं, ऐसा जो नवयुवक कुली था उन्होंने इनको जवाहरलाल जी को बताया था। आगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बर्फीले मैदान में चलना चढ़ाई पर चढ़ने से भी कठिन क्यों था? तो देखिए 2-3 कारण थे इसके। सबसे पहले तो पैर, वहाँ पर जो बर्फ़ था उस पर पैर फिसलता आसानी से था, बहुत ज़्यादा पैर फिसलते थे। दूसरा ये था कि जो बर्फ़ की जो नई ताज़ी जो बर्फ़ पड़ी थी ऊंची नीचे चट्टानों को उसने बिल्कुल एक समान कर दिया था। अब इतना मैं लिखूं कैसे? चलिए लिख देते हैं। ताज़ी बर्फ़ ने ऊबड़ खाबड़ जो ऊंची नीची लिख देते हैं, चलिए ऊंची नीची चट्टानों को समतल कर दिया था, एक समान कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि पैर बहुत अंदर तक धंस जाता था, और वो जो वहाँ पर खाइयाँ थी, जैसे कि ऊंची नीची चट्टानें बताई गई है आपको यहाँ पर, तो खाइयों में गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा था। खाइयों में आपको पता ही नहीं था कि बर्फ़ के नीचे क्या है, आपने पैर रखा और पता चला वहाँ पर पहले खाई थी, लेकिन बर्फ़ के गिरने के कारण, क्योंकि ऊपर बर्फ़ गिर गया, आपको नहीं पता लग रहा और आप सीधा नीचे चले गए, तो वो बहुत परेशानी हो रही थी उनको वहाँ पर चलने में। खाइयों में गिरने का खतरा था एक और, जो कि एक बार इनके साथ हुआ भी था। कहा है ना उन्होंने कि सामने कहीं बहुत सारी खाइयाँ थी जो कि मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ये एक बिल्कुल सेंटेंस आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है। खाइयों में गिरने का खतरा था। गजब की फिसलन तो थी ही, पैर फिसलते रहते थे। बीच के गड्ढों में गड्ढे जो थे, गड्ढों में बर्फ़ भर गई थी, जिसमें कि पैर जो है वो फंस सकता था, गई थी, और पैर फंसने का खतरा भी था। यानी कि खाइयाँ हैं, गिरने का खतरा है, गड्ढों में पैर फंसने का खतरा है, उसके बाद बर्फ़ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये जो है चढ़ाई चढ़ने से भी कहीं न कहीं बहुत मुश्किल था। चढ़ाई में तो आपको पता होता है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं कि बर्फ़ के नीचे क्या है। आप पैर रखेंगे, वहाँ पर समतल होगा, फिसलन होगी, नीचे गड्ढा होगा या फिर बहुत बड़ी खाई होगी। तो ये कारण था। आप इसको और आप अच्छे शब्दों में जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू को खाई से बाहर कैसे निकाला गया? जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी कमर से रस्सी बंधी थी, सभी की कमर से, उन्होंने शुरू में सबकी कमर से एक कॉमन रस्सी बांध दी थी,
तो कमर से बंधी रस्सी को उन्होंने कसकर पकड़ा, बंधी रस्सी को जवाहरलाल ने कसकर पकड़ा और उसके बाद ऊपर जो लोग थे यानी कि उनके भाई किशन और जो कुली था उन्होंने उसको ऊपर की तरफ खींचा, क्योंकि उनके भी कमर से रस्सी बंधी हुई थी, ने रस्सी को ऊपर खींचा। उसके बाद उन्होंने एक खींचा। तीसरे नंबर या पॉइंट में अगर लिखना चाहे, तीसरे नंबर पे नेहरू जी ने जो खाई के पास एक चट्टान थी, चट्टान पर पैर जमा लिया था ताकि वो और नीचे ना जाए। चट्टान पर पैर जमा लिया। उसके बाद किशन और कुलीन उन्हें धीरे धीरे ऊपर खींच रहे थे और आखिर में चौथा पॉइंट, धीरे धीरे खिसक कर वो ऊपर पहुंचे। ओके, तो ये दो मेन इंसिडेंट है जिनसे कि आपके दो प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं कि कैसे बर्फ़ जो था वो बाकी उससे चढ़ाई से मुश्किल था, और दूसरा कि वो बाहर कैसे निकले। चलिए, उम्मीद है दोनों प्रश्न के उत्तर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। बाकी पॉइंट्स में आप लिखें या फिर कंप्लीट डिटेल में लिखें, वो तो आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि खाइयाँ पार करने के लिए अब थोड़ा सा ही रास्ता बचा था उसमें लेकिन बहुत सारी खाइयाँ थी आगे, जिसमें से एक में जवाहरलाल गिर भी गए थे। तो उनको पार करने के लिए उनके पास उचित सामान नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसे उसमें वापस आना ही उन्हें ज़्यादा समझदारी का काम लगा। सामान नहीं था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस सफ़र के बारे में आप पढ़ रहे हैं लास्ट में वो अधूरा रह जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों रह गया अधूरा, क्यों जो पूरा तुमने पढ़ा हिमालय की यात्रा, अमरनाथ तक की यात्रा जो थी वो पूरी नहीं हो सकी। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? जिससे कि कोई भी अगर हो वहाँ पर तो खाई में गिर गए, खैर खाई में गिरने पर या फिर चढ़ाई करते समय फिसलने पर या फिर चढ़ते समय, क्योंकि वो पहाड़ चढ़ना था उन्हें, समय फिसलने पर दूसरे लोग उनकी मदद कर सके, रस्सी उनके साथ रहे, कम से कम लोग मदद कर सके और रस्सी उस समय उनका एकमात्र सहारा जो है वो थी। क्यों रहते थे, क्यों उन्होंने जो है सबसे पहले रस्सी को बांधा है, फिर क्यों जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो पहनते हैं, ये आप जानते भी होंगे, आपने देखा भी है। रस्सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें हमने देखा कि जब वो नीचे चले जाते हैं बाकी ताकि उनको ऊपर खींच ले, और ऐसा तब भी हो सकता है आप चढ़ रहे हैं, आपका पैर फिसला, आप नीचे चले गए, तो बाकी लोगों से अगर आपकी रस्सी अटैच है तो कहीं ना कहीं आप हवा में ही झूलते रहेंगे, बिल्कुल नीचे नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी और बाकी लोग आपको फिर ऊपर भी खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा और क्यों कहा शुक्र है भगवान का? तो ये उनके चचेरे भाई ने कहा था और किसी से ऐसे कहा तो नहीं, स्वयं से ही कहा था कि चलिए शुक्र है भगवान का, स्वयं से। क्यों? क्योंकि जो जवाहरलाल थे वो कहीं ना कहीं जो खाई है उससे ऊपर आ गए थे। जवाहर के खाई से बाहर निकलने के कारण उन्होंने ऐसा कहा था। अगला है आपकी स्टेटमेंट, शाप गिर गए, ऐसा कहा था किशन ने जोर से चिल्लाकर कहा था। किशन ने, और किसको कहा होगा? भाई और कुली को, ताकि क्योंकि और तो कोई सुनने वाला था ही नहीं और जवाहर तो गिरे ही है, उनको ये बताने का तो कोई वो है नहीं, तो भाई को और कुली को ये बताने के लिए कि वो गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि जवाहर जो है वो खाई में गिर गए थे, ये आप लिख लेना। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं, ऐसा कहा था जवाहर ने। किसको? कुली को, क्योंकि कुली वापस जाने की बात कर रहा था, वापस जाने की बात पर उसने कहा था कि रात हो जाएगी जाते समय, जाने की बात पर, और अब हमें वापस चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तो हम अमरनाथ गए ही नहीं हैं, अभी थोड़ा सा ही जो है दूरी थोड़ी ही बची है, तो हम लोगों को ये भी रास्ता पार कर लेना चाहिए। अब कुछ भाषा आधारित प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनके विलोम आपको लिखना है। ऊंची, इसका विलोम होता है नीची, नीची। स्वीकार, अस्वीकार, अस्वीकार करना, मना कर देना। उत्साह, जब आप बहुत खुश होते हैं, इसका होगा निराश, जब आप निराश हो जाते हैं, जैसे कि जो जवाहर थे वो चढ़ने के नाम पर बहुत खुश थे लेकिन वापस जब आना पड़ा उन्हें तो वो निराश हो गए। चढ़ाई, उतरना। उभरी, ऊपर की तरफ उठी हुई, मतलब इसका हो जाएगा समतल, बिल्कुल प्लेन। दुर्गम, जहाँ पर जाना कठिन हो। सुगम, जहाँ पर जाना आसान हो। सुस्ती यानी कि थोड़े से लेजी हो जाना। फुर्ती। पसंद, नापसंद,
पसंद। कालिमा, श्वेत। कालिमा अर्थात काला होता है, श्वेत अर्थात सफ़ेद। आगे आते हैं। अब देखिए ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। संज्ञा शब्द पर गोले लगाओ। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला सामने थी। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम को प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखो। जवाहरलाल ने जवाहरलाल के भाई का हाथ पकड़ा। तो आप लिखेंगे जवाहरलाल ने उनके भाई का हाथ पकड़ा, या फिर स्वयं के भाई का हाथ पकड़ा, या फिर अपने भाई का हाथ पकड़ा। अपने ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि वो जो है आप उनके सेंस में बता रहे हैं। पथरीली चट्टानों और सफ़ेद बर्फ में रेखांकित शब्द क्या है? चट्टानों के बारे में बताया हुआ है। चट्टानें कैसी है? पथरीली। बर्फ कैसी है? सफ़ेद। ऐसे जो आपको किसी की विशेषता बताते हो कौन कैसा है, उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जनरली आ जाते हैं कि ये बताइए क्या है पथरीली और ये क्या है। तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको हर तरीके से क्लियर होने चाहिए। जो जो ऊपर बढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ये है क्रिया विशेषण, क्योंकि ये काम जो हो रहा है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि बढ़ने पर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत लेना और बढ़ना ये दोनों ही क्रिया है और ये क्रिया विशेषण है, जो जो और त्यों त्यों। जवाहर चढ़ते ही गए। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताओ। तो इसमें है चढ़ना, और चढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक में कोई काम आप कर रहे हैं, मेहनत लग रही है, चढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, खाना खा रहे। अकर्मक में काम खुद ही होता है, जैसे आप सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना, तो ये काम खुद से ही चल रहे हैं। ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है और आखिर ये आपका ज्ञान आधारित प्रश्न है, बहुत आसान है। वचन बदलने। हथेली, हथेलियाँ। ली पे जो कोई भी शब्द खत्म हुआ छोटी ई बन जाती है, बड़े ई की और या लग जाता है। चट्टान, चट्टाने। हड्डी, हड्डियाँ, हड्डियाँ। पहाड़ी, पहाड़ियाँ, डियाँ। चुनौती, चुनौतियाँ। तो ये थे आपके पाठ के सारे प्रश्न। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसकी क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन बचा है। इससे पहला जो चैप्टर है उसकी क्विज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इससे पहले आप सब उसको देख लेना एक बार। जो छोटी सी हमारी नदी है उसकी क्विज़ कर लेना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस में से एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।